ठुल्ला भाग 8। मास्टर जी का दाह संस्कार अगली सुबह कर दिया गया। राजीव को आज ही लौटना था पर वो संकोचवश कुछ कह नहीं पा रहा था। तभी रिया ने राजीव से कहा कि आप कहे तो मैं कुछ दिन के लिए यहाँ रुक जाऊं। भैया आपसे कह नहीं पा रहा तो मुझसे बोला जीजाजी से तुम बात कर लो। राजीव ने झट से हाँ कह दी। जरूर तुम रुक जाओ पर 15 दिन में वापस आ जाना क्योंकि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती। रिया बोली ठीक है मैं 15 दिन बाद आ जाऊंगी। अभी दोनों बात ही करते कि रिया का भाई अंकित भी वहीं आ गया। राजीव के हाथों में अंकित ने 50,000 रुपये रखे और बोला जीजाजी ये रुपये ठुल्ला के हैं। गांव में उसकी जो झोपड़ी थी वहां गांव के कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया था तो पापा जी ने वो जमीन सरपंच को बेच दी और कह गए थे ये रुपये रिया को दे देना, ठुल्ला के काम आएंगे क्योंकि अब वो आपके साथ है। तो मैं इन पैसों का क्या करूंगा? राजीव ने कहा अंकित इनको अपने पास ही रखो, वहां इन पैसों का क्या काम है। ठुल्ला जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा तब उसी को दे देना। अंकित मुझे आज ही निकलना है, रिया रोक रही है, 15 दिन बाद इसको लखनऊ तक छोड़ देना, मैं मुंबई एयरपोर्ट पर रिसीव कर लूंगा। तब तक पापाजी की 13वीं का काम भी निपट जाएगा और फिर मम्मी भी उधर अकेली ही हैं। अंकित ने कहा ठीक है जीजाजी, मैं रिया को लखनऊ एयरपोर्ट ड्रॉप करके आपको फोन कर दूंगा। राजीव दोपहर को ही गांव से लखनऊ एयरपोर्ट के लिए निकल गया था। उसके जाते ही रिया ने अंकित से कहा तूने बताया नहीं मुझे कि ठुल्ला के पैसे तेरे पास है, कब बताता रिया? कल रात को तो तुम आई हो और आज पापा के दाह संस्कार के बाद बता ही दिया, अंकित ने रिया से कहा। रिया बोली मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो ये कह रही थी कि राजीव से कहने की क्या जरूरत थी, तू क्या समझा ये पैसे राजीव ले लेंगे? अरे कल ही 70,000 हॉस्पिटल में जमा किए हैं, ठुल्ला के ऑपरेशन के लिए उसकी कलाई की हड्डी टूट गई थी। चलो ये 50 तो मिल गए, अपनी जेब से 20 ही लगे और न जाने अभी और कितने लगेंगे, और अब उसकी जीवन भर की जिम्मेदारी भी पापाजी मेरे ऊपर डाल गए हैं, ये रुपये मुझे दे दे। इतना रायता फैला कर रिया ने 50,000 अपने कब्जे में कर लिए। अंकित बोला मुझे तो देने ही थे, तुम रखो या जीजाजी, बात तो एक ही है। राजीव कूपर हॉस्पिटल ही आ गया था एयरपोर्ट से। ठुल्ला राजीव को देखते ही खुश हो गया। राजीव ने उसके हाल चाल पूछे। माताजी बोली अब ये ठीक है, डॉक्टर बोला शाम तक डिस्चार्ज कर देंगे। तभी ठुल्ला पलंग से उतरने की कोशिश करने लगा और राजीव ने उसको रोक दिया और उसके पलंग पर बैठकर उसको सीने से लगा लिया। ठुल्ला राजीव के सीने से लग रोता हुआ बोला आप न होते जीजा जी तो मैं मर जाता, आपने मुझे 2 बार बचा लिया। राजीव बोला अरे पगले, उसके आंसू पोंछते हुए, कभी कभी तू न 12 साल का नहीं 22 से भी बड़ा लगता है, तेरी बातें सुनकर लगता नहीं तू 12 साल है। ये रोना धोना बंद कर और घर चलने की तैयारी कर, मैं अभी डॉक्टर से बात करके आता हूँ। डिस्चार्ज मिल गया था। राजीव के साथ ठुल्ला और माताजी गाड़ी में बैठी थी। ठुल्ला के हाथ में पट्टी बंधी थी। राजीव ने ठुल्ला से कहा घर बाद में चलते, पहले तुझे जुहू बीच पर बर्फ का गोला खिलाता हूँ। माताजी हंस दी, ठुल्ला भी हंस दिया, पर यह न जान सका कि राजीव उसको बर्फ का गोला खिलाने कहाँ ले जा रहा है। थोड़ी देर में वो तीनों जुहू बीच पहुंच गए। ठुल्ला ने वहां का नजारा देखा तो मन ही मन खिल उठा। इतनी चहल पहल उसने कभी नहीं देखी थी। उसकी हम उम्र के बच्चे वहां खूब देख रहे थे, कोई गुब्बारा बेचता दिखा तो कोई खिलौने। राजीव ने उसको पहले भेलपुरी अपने हाथों से खिलाए और फिर बर्फ का गोला। ठुल्ला भूल गया कि उसके हाथ का ऑपरेशन भी हुआ है, वो अपनी खुशी को अपने चेहरे से जाहिर कर रहा था। दादी ये कौन सी जगह है? ठुल्ला ने माताजी से पूछा। राजीव माताजी के जवाब देने से पहले ही बोल दिया ये मुंबई का जुहू बीच है, ये समुद्र है। समुद्र समझते हो न? ठुल्ला बोला हाँ, एक बड़ी नदी। माताजी और राजीव खिलखिला के हंस दिए और ठुल्ला उन दोनों की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। राजीव की गाड़ी उसके अपार्टमेंट के गेट पर आकर रुकी। गार्ड ने गेट खोलते ही राजीव को सल्यूट किया, गाड़ी अंदर आ गई। गार्ड दौड़कर लिफ्ट के पास आ गया और ठुल्ला को देखकर मुस्कुरा दिया। ठुल्ला को सहारा देकर लिफ्ट के अंदर किया और फिर एक बार राजीव की तरफ देखकर नमस्ते किया। लिफ्ट का दरवाजा बंद हो गया तो गार्ड फिर से गेट पर आ गया।